हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के उस बचे हुए पोर्शन को। ठीक है, आज काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से रूबरू हो रहे हैं आपके सामने। तो आइए, और ये जो क्लास है, ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार 2 से 3 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ से आता है, पूछता है। सवाल में आपको कई तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। हम उस सवाल के पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। तो देखिए, हमने जो टॉपिक लिया है वो क्या है, वो है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। सवाल कैसे बनता है उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और जो सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उसकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहली चीज कह रहा कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। सवाल तो ऐसे भी आता है, कह देगा कि अम्लों के 2 रासायनिक गुण लिखिए, क्षारक के 2 रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि अम्ल होते क्या हैं, और दूसरी चीज कि क्षारक होते क्या हैं। यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, और क्षारक जो है OH- आयन देते हैं। ये सामान्य सी बात हो गई। अच्छा, ये जो माइनस है जो है ये O पर होता है, ध्यान रखिएगा। हमने बना भले दिया है H पे, लेकिन होता किस पे ही, ये ऑक्सीजन पे लगा होता है, ध्यान रखिए। सभी क्षारक जो है OH- आयन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षारक जल में विलय होते हैं, जल में क्या हो, विलय हो, जल में विलय होने वाले जो क्षारक हैं वो कहलाते हैं क्षार। ध्यान रखिएगा, सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। ठीक है, वही क्षारक जो जल में विलय हो जाएं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जनरली जिन्हें आप जानते हैं क्षार के रूप में, वे सब जो है क्षार ही होते हैं, क्षारक नहीं है, चिंता मत करिए। ठीक है, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब आपके क्षार ही होते हैं, लेकिन ये सब क्षारक भी हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्या हैं, क्षारक हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अम्ल जान लें, जिससे कि हमें ये इत्मीनान हो जाए रिएक्शन करवाने में। अगर हम अम्ल की बात करें तो देखिए, जैसे बहुत सारे अम्ल आपके पास में, जैसे HCl हो गया, आपके पास में H2SO4 हो गया, आपके पास में HNO3 हो गया, आपके पास में H2CO3 हो गया। ये सब आपके कुछ अम्ल हो गए। और भी अम्ल होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही अम्ल हैं। जैसे आपका जो है CH3COOH हो गया, आपके पास में HCOOH हो गया। देखिए, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है आपका जो है नाइट्रिक अम्ल, ये है ये क्या है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, हाइड्रोजन का अम्ल है ये देखिए, ये है एसिटिक अम्ल, इसी को बोलते हैं सिरके का अम्ल। बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए, ये है फार्मिक अम्ल। तो ये कुछ विशेष प्रकार के अम्ल हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्षार की बात कर लें। क्षार या हम क्षारक दोनों को लिख रहे हैं, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्षार में आपका जैसे KOH हो गया, आपका NaOH हो गया, आपका CaOH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। आपके पास में ऐसे ही बहुत सारे आपके पास में, जैसे MgOH हो गया। ठीक है, MgOH हो गया, MgOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको क्षार आपको पता होंगे पहले से ही। बात क्लियर हुई। आइए, तो हम अब एक एक करके इन अम्लों और क्षार, यानी कि दोनों के हम क्या करेंगे, रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला देखिए, अच्छा, कुल 5 इसके रासायनिक गुण हैं। ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बस इन्हीं 5 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला कह रहा है कि धातुओं से अभिक्रिया। हम ये जानेंगे कि अम्ल धातुओं से कैसे, अम्ल और क्षार दोनों किस प्रकार धातु से अभिक्रिया करते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दूसरा कह रहा है कि धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अम्ल अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, दूसरा अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, ये भी हम जानेंगे। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है, ये भी हम जानेंगे। और क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है, ये हम एक एक करके सब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अपना सबसे देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं भैया। देखिए, पहला देखेंगे धातुओं से अभिक्रिया। तो पहला देखिएगा, धातुओं से अभिक्रिया।
धातुओं से अभिक्रिया। तो सबसे पहली चीज़, कुछ धातुओं को आप पहले समझिए। कभी आपको रिएक्शन दी जाए और आपको ये भी ना पता हो कि कौन सी इसमें धातु है, यानी कि कौन सा आपका इसमें से मेटल है और कौन सा आपका इसमें से नॉन मेटल है। तो देखिए, मेटल जो धातुएं हैं, आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, साथ में जो आपका संक्रमण जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो भी उनमें से भी आपकी धातुएं होती हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम सही से लिख लेते हैं, लिथियम हो गया, आपके पास में कैल्शियम हो गया, आपके पास में Fe यानी कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आपके पास में गोल्ड है, बहुत सारी आपके पास में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो है अधातु को पहचानना सीख जाएं, तो धातु ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया आपके पास में, है ना, कॉपर के साथ में आपके पास में सल्फर हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब आपकी जो है अधातुएं होती हैं। बात क्लियर हुई। तो अब देखिए, हम यहाँ पे धातुओं से अभिक्रिया करवा रहे हैं किसकी, पहले हम करवाएंगे किसकी, अम्ल से करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया, हम करवाएंगे धातु से अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए, आपके पास में अगर धातु है, क्या है, धातु है, और आपके पास में अम्ल है, क्या है, अम्ल है, दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है क्या, बनता है लवण। क्या बनता है, लवण बनता है। और साथ में बनता है क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए, अब आपके पास में कोई भी धातु, मान लीजिए आपके पास में क्या है, मान लीजिए आपके पास में सोडियम धातु है और अम्ल के रूप में HCl ले लिया। तो देखिए, अब ये बनेगा क्या, आपका बनेगा क्या, NaCl और प्लस में H2 गैस रिलीज होगी बाहर। ये रिएक्शन कैसे हुई, आप जानते हैं कि ये सोडियम आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ये त्यागता है, तो प्लस इसके पास आ जाएगा और HCl में आपके 2 आयन बनेंगे। देखिए, H हो गया और प्लस में Cl माइनस, और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये इससे करेगा रिएक्ट। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो इसके पास कितने होंगे, इसके पास क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से 2 NaCl बनेगा, ये जा करके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl आपका बन जाएगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। बात क्लियर हुआ। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में सोडियम ना हो करके, मान लीजिए यही सोडियम मान लीजिए आपका जो है करता है रिएक्शन किससे, H2SO4 से, ये भी तो अम्ल है, तो क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा और प्लस में H2 गैस ऊपर की ओर रिलीज हो जाएगी। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से ये जो है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो पक्का पक्का क्या बनेगा, लवण, और बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस आपकी उत्सर्जित होगी। बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। आइए नेक्स्ट, आइए अगर हम धातु के बजाय यहाँ क्या ले लें, यहाँ पे अधातु ले लें तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी करवा देंगे, क्षारक की करवाएंगे। देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, ये हमने अम्ल से अभिक्रिया देखी, धातुओं की हमने अम्ल से अभिक्रिया देख ली। अब धातुओं से हम अभिक्रिया करवाएं किसकी, क्षारक से करवाते हैं। देखिए, आपके पास में एक है क्या, आपके पास में एक क्षारक है, एक आपके पास में क्या है, एक आपके पास में धातु है। ये धातु लिखा हुआ है, समझिएगा इसको। यहाँ भी देखिए आपके पास में बनेगा लवण और प्लस में क्या बनेगा, आपको प्लस में बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, बात क्लियर हुई। चाहे क्षार हो चाहे अम्ल हो, धातु से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, आपका वही बनेगा जो कि आपका अम्ल से अभिक्रिया करने पर बन रहा था। ठीक है, तो देखिए, अगर हम क्षारक के स्थान पे क्या ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया NaOH, क्या लिया, NaOH, और धातु के रूप में मान लीजिए हमने ले लिया जिंक, ले लिया, क्या ले लिया, जिंक लिया, और अब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, अब ये बनेगा आपका Na2ZnO2 बनेगा, और प्लस में आपका जो है H2 गैस रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये आपकी जो है NCERT से हमने ली है, NCERT से ली है, और ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड में कई बार ये पूछा गया है और UP बोर्ड में आने के इसके चांस रहेंगे। ठीक है, आइए अब देखिए, ये क्षार है, ये Na+ में और OH- में टूटेगा। सोडियम, ये जो जिंक है,
आप जानते हैं कि जिंक एक धातु है और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, तो प्लस इस पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो उत्पाद बनेगा इसमें आपका सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, जिंक भी है। तो H2 को हम जब बाहर निकाल लेंगे तो पूरा जो हमारा यहाँ पे एटम बनेंगे वो आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो क्या है NaZnO2, जिसका नाम हो जाएगा क्या, सोडियम जिंकेट। क्या होगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है आपके लिए। क्षारक धातु से क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट यानी कि लवण, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला ये धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अब क्रिया देखेंगे, इसको मिटाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले हेडिंग, बढ़ते हैं अगले हेडिंग पर आते हैं। देखिए कह रहा कि धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अब क्रिया, इसको हेडिंग बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसको हेडिंग बनाते हैं। देखिए अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कार्बोनेट हो चाहे धातु कार्बोनेट हो, ये जो है आपका मुख्य तौर से ये जो है आपका जो है सिर्फ अम्ल से ही अपक्रिया करता है, क्षार से अपक्रिया नहीं करता है। नहीं तो आप उस क्षार आपके पास कोई हो और उसको आप रिएक्शन करवाने लग जाओ तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास में कोई क्या हो, कोई आपके पास में धातु कार्बोनेट हो, देखिए ध्यान से, धातु कार्बोनेट हो और आपने इसकी अपक्रिया करवाई किसी अम्ल से, किससे करवाई, अम्ल से, तो ध्यान दीजिए जब भी आपके पास में कोई धातु कार्बोनेट होगा और अम्ल होगा तो आपके पास में लवण बनेगा, प्लस में आपका जल बनेगा और प्लस में आपको CO2 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, CO2 प्राप्त होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, कोई भी धातु कार्बोनेट हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप जानते होंगे तो लवण और जल बनने की प्रक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया में होती है। तो ये अम्ल है तो क्या ये क्षार है, एक प्रकार से ये जो है उदासीनीकरण अपक्रिया है, लेकिन यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, इसलिए ये मुख्य तौर से या फिर पूरा इसको हम उदासीनीकरण नहीं कह सकते। लेकिन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। बस अंतर इतना है कि ऑक्साइड ना होकर क्या है, एक कार्बोनेट है कि नहीं, कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट है तो CO2 तो बाहर निकल ही रहा है ना, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक विशेष प्रकार की अपक्रिया है। देखिए धातु कार्बोनेट के रूप मान लीजिए हमने ले लिया क्या, Na2CO3 और प्लस में एसिड के स्थान पे हमने लिया क्या, HCl लिया, रिएक्शन करवाया। जब भी आपको सोडियम और HCl दिख जाए तो आप यहाँ पे जो है क्या लिख सकते हैं, NaCl लवण आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में जल आपको बिल्कुल आपको लिख देना है, CO2 आपको लिख देना है, क्योंकि जल का फार्मूला बिल्कुल निश्चित होता है, CO2 का तो फार्मूला भी बिल्कुल निश्चित होता है। आपको सिर्फ साल्ट यानी कि लवण पर ध्यान देना है कि कौन सा बनेगा, वही आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिएगा मान लीजिए आपके पास में क्या है, आपके पास में जिंक कार्बोनेट है, क्या है, जिंक कार्बोनेट है, और साथ में आपने जो है H2SO4 लिया, क्या लिया, H2SO4 लिया, ये भी तो अम्ल है। तो क्या बनेगा, देखिए जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में आपको H2O मिल जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, CO2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे आप यहाँ से लवण, जल और CO2 को प्राप्त कर रहे हैं। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप जानते हैं अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ से Na2 है तो आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए तो ये आपकी जो रिएक्शन है यहाँ पर ये बैलेंस पहले से ही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम पे। हमने धातु कार्बोनेट की अपक्रिया करवाई अम्ल से तो हमें लवण, जल और क्या प्राप्त हुआ, CO2 प्राप्त हुई। लेकिन अगर हम धातु बाइकार्बोनेट या उसी को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, उससे अगर हम अपक्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए देखिए धातु बाइकार्बोनेट या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस में अब हम यहाँ पे इसको साफ साफ लिख देते हैं एक बार सही से, अम्ल, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे धातु कार्बोनेट हो, दोनों अम्ल के साथ अब क्रिया करेंगे तो बनाएंगे हम वही देखिएगा वही बनाएंगे जो कि आप देखिए इससे पहले क्या था, लवण था, जल था और प्लस में CO2 गैस थी, ठीक है। कोई भी आपका बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो, वही है, सेम है, ठीक है, या फिर कार्बोनेट हो, अम्ल से अब क्रिया करेगा तो आपका लवण, जल और जो है आपका CO2 ही बनेगा। तो देखिए इस रिएक्शन को ज़रा देखिए, हम आपको यहाँ पर एक रिएक्शन एग्जाम्पल में दिखाते हैं। देखिए NaHCO3 ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस में अम्ल हमने लिया क्या, HCl, और रिएक्शन करवाई तो तुरंत हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl, और प्लस में H2O और प्लस में CO2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, CO2 प्राप्त हुआ। बात क्लियर हुई। अच्छा मान लीजिए आपने जो है NaHCO3 लिया और यहाँ से H2SO4 लिया, क्या लिया, H2SO4 लिया, तो अभी देखिए ये आपको प्राप्त होगा क्या, Na2SO4 और प्लस में H, अब क्या बनेगा, H2O बनेगा और प्लस में CO2 प्राप्त होगा। तो ठीक है, आप देख लिए कि कैसे जो है ये जो है चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे जो है आपका सिर्फ धातु कार्बोनेट हो, रिएक्शन करेगा अम्ल से, और ख़ास बात ये है कि सिर्फ अम्ल से ही अब क्रिया करेगा, क्षार से अब क्रिया नहीं करेगा। ज़्यादा मत सोचिए उसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया को देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मिटाते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अम्ल और क्षारक इसको लेते हैं, इसको मिटाते हैं, हेडिंग के रूप में हमने इसको लिया, कह रहा कि अम्ल है और क्या है, क्षारक है। ध्यान दीजिए अम्ल है क्षारक है, आपने बिल्कुल इसको याद कर लिया होगा। जब भी अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमेशा आप जानते हैं कि लवण बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है, और प्लस में आपको जल मिलता है। बात क्लियर हुई। तो कोई भी एसिड हो, आप जानते हैं कोई भी एसिड हो और कोई भी आपका जो है बेस हो, रिएक्ट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या, साल्ट और वाटर प्राप्त होगा, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिए, आपकी रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी, ठीक है, कभी गलत नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, हमने एसिड की जगह पे क्या लिया, HCl लिया, यहाँ पे हमने लिया NaOH, रिएक्शन करवाई तो देखिए HCl एक जो है आयनिक यौगिक है तो H प्लस में और प्लस Cl में टूटेगा। NaOH भी क्या है, एक आयनिक यौगिक है तो ये टूट जाएगा। तो प्लस वाला आयन जाएगा किसके साथ, माइनस वाले के साथ में, और माइनस वाला आयन जाएगा प्लस वाले के साथ में। इस तरह से आप देखेंगे तो NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और OH जुड़ेगा H से तो H2O प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म, आयनों का एक्सचेंज होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं हमेशा वहाँ पे आयनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास मान लीजिए आपके पास में अम्ल के रूप में H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, और क्षार में आपने क्या लिया, KOH ले लिया। तो अब देखिए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, K2SO4 प्राप्त होगा और प्लस में H2O प्राप्त होगा। अगर आपने एक यौगिक का पता लगा लिया तो दूसरा तो सभी जानते हैं कि H2O होता ही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ तोड़ोगे तो आपको K2SO4 ही मिलेगा, H2O आपका बाहर रिलीज हो जाएगा। और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। देखिए कुछ रिएक्शन में यहाँ पे आप लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, जैसे आपके पास में H2CO3 है और प्लस में CaOH का होल ट्वाइस है, दूसरा है H2SO4 है और प्लस में MgOH का होल ट्वाइस है, एक और लिख लीजिए,
जैसे आपके पास में HCl है और प्लस में आपके पास में CaOH का होल ट्वाइज है, आपके पास में मान लीजिए आपके पास में क्या है H2 या फिर HNO3 है और प्लस में CaOH का होल ट्वाइज है, और आपके पास में मान लीजिए आपके पास में CH3COOH है और प्लस में आपके पास में NaOH है। एक और लिख लीजिए आपके पास में HCOOH है और प्लस में आपके पास में KOH है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आप ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ठीक है, आप इनको ट्राई करिए और इनमें से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकती हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आती हैं और पूछता उत्पाद क्या बनेगा, तो इनको ट्राई करिए, बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, ये होमवर्क में रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला देखिए, कह रहा कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कैसे होती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हमने हेडिंग बना लिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड और प्लस में क्या, प्लस में आपका रहेगा अम्ल रहेगा। और क्या बनेगा, अच्छा ये बहुत ही शॉर्ट, इसको बिल्कुल आप समझिए, ट्रिक से समझिए। पहली चीज़ आप जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं। अभी बिल्कुल कहोगे मुझे तो आता ही है, बिल्कुल आसान। धातुओं के जो ऑक्साइड है वो होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो अब बताइए, अम्ल और क्षार अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल ही तो बनेगा। कितना आसान है। देखिए धातुओं का ऑक्साइड और अम्ल, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर समझिए इसको। धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या, धात्विक ऑक्साइड और प्लस अम्ल, और इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्षार या क्षारक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, क्षार या क्षारक ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है अम्ल है। तो आप बताइए कि क्या बनेगा। बिल्कुल आप जानते हैं कि लवण और जल ही तो बनेगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपके पास में धात्विक ऑक्साइड के रूप में K2O है, Na2O है, MgO है। ये सब क्या हैं, ये सब धात्विक ऑक्साइड है। CaO हो सकता है, Fe2O3 हो सकता है। ये सब क्या हैं, ये सब धात्विक ऑक्साइड है। धातुओं में ऑक्सीजन लगा दो, धात्विक ऑक्साइड बन गया। लेकिन ऐसे मत चिपका देना उसको, उसकी बैलेंसी देख के लगाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई लेंगे, क्या अम्ल लेंगे, HCl लिया। मान लीजिए हमने यहाँ भी HCl लिया, यहाँ मान लीजिए हमने HCl लिया। HCl की जगह पे H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है। जो मर्जी वो अम्ल लीजिए, बनेगा आपका उत्पाद लवण और जल ही बनेगा। क्लियर हुई बात। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, K2O को हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, HCl से करवाएंगे। तो देखिए आपका बनेगा क्या, KCl और प्लस में H2O बनेगा। KCl ही बन सकता है, दूसरा कोई बनने का यहाँ कोई चांस नहीं है। ठीक है, Na2O प्लस HCl है तो NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो वो अलग बात है। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस भी हो जाएगी। बात क्लियर हुई। तो देखिए इसको देखिए, MgCl2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। रिएक्शन को आप यहाँ भी बैलेंस कर सकते हैं। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अपक्रिया करते हैं और जो है आपका जो है लवण और जल बनता है। क्या ये कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है ये। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे, क्षारक के साथ। अच्छा दूसरी चीज़, कभी भी क्षार के साथ जो है धात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन आपको नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जो है
जो धात्विक ऑक्साइड है वो खुद ही क्षार हैं, तो क्षार और क्षार अब क्रिया थोड़ी करेंगे, ठीक है। क्षार और क्षार अब क्रिया थोड़ी करेंगे लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे। जो क्षार स्ट्रांग होगा वो क्षार हो जाएगा, और जो आपका थोड़ा सा लो होगा जिसका pH मान, वो जो है आपका उसके स्थान पर एसिड का काम करने लगेगा, वो अलग की बात है, लेकिन आपके लेवल से इतना काफ़ी। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे, हेडिंग नंबर 5 पे आइए। देखिए कह रहा कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया, हमने इसको हेडिंग बनाया। तो देखिए आपके पास में अधात्विक ऑक्साइड है, क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है, और प्लस में क्षारक है, क्या है, क्षारक है। तो देखिए अब मुझे बताइए कि जो अधातु होते हैं क्या होते हैं, मैंने शुरू में ही कह दिया आपसे, यहाँ मैंने नोट करके दिखा दिया कि सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब क्या है, ये सब अधातु हैं, और इनके जो ऑक्साइड हैं वो सब क्या हैं, वो सब अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो अधातु होते हैं, कौन से, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, कौन भैया, ऑक्साइड होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अम्लीय, क्या होते हैं, अम्लीय। अम्लीय का मतलब एसिडिक होते हैं भैया, क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे एसिड की बात की और यहाँ पे क्षारक की बात की, मतलब कि एसिड का मतलब भैया अम्ल, किसकी बात करते हैं, अम्ल की, और किसकी बात करते हैं, क्षारक की। तो अब बताइए कि क्षार और अम्ल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बोलिए क्या बनता है, लवण और जल बनता है, क्या बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। बात क्लियर हुआ। तो अब बताइए क्या आप इसको नहीं कर पाओगे, बिल्कुल इसको आप कर पाओगे। तो बस इसको मिटाते हैं, देखिए साफ साफ इसको बिल्कुल देखिएगा। अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे होगा अम्ल, और यहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ पे होगा आपका क्षार होगा या क्षारक होगा, और क्या बनेगा फिर, ये बनेगा लवण, और प्लस में बनेगा आपका जल। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आइए सुनो, आपके पास में कोई अम्ल होगा, आपके पास में कोई अम्ल होगा, और कोई आपके पास में क्षारक होगा। हम यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड बोलेंगे, आप उसको अम्ल मत समझ जाना। तो अधात्विक ऑक्साइड में आपके पास में CO2 हो सकता है, आपके पास में SO2 हो सकता है, आपके पास में NO2 हो सकता है, या N2O हो सकता है, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, N2O हो सकता है। चलिए हम CO2 को रिएक्ट करवाते हैं किसी क्षारक से। मान लीजिए आपके पास में वो NaOH था, क्या था, NaOH था, क्षारक है कोई, मतलब कोई क्या, आप तो जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, छुपाने वाली बात तो है नहीं इसमें। तो CO2 से रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, लवण बनेगा, तो Na2CO3 बनेगा, और प्लस में आपका बनेगा क्या, जल बनेगा। ऐसे ही अगर आप जो है यहाँ देखिए NaOH से यहाँ पर अगर आप क्रिया करवा दें तो क्या बनेगा, आप जानते हैं कि Na2SO4 बन जाएगा, और प्लस में H2O बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। ऐसे ही NO2 है, कोई भी आपके OH ले लीजिए, कुछ भी लीजिए आप, यहाँ पे आप जो है CO2 के साथ में आप रिएक्ट करवा लें KOH को, या फिर आप जो है यहाँ पे SO2 की रिएक्शन करवा लें KOH से। आप कोई भी आप जो है अधात्विक ऑक्साइड लीजिए, कोई भी क्षारक लीजिए, रिएक्शन करवाएंगे तो आपको लवण और जल हमेशा के लिए प्राप्त होगा, मतलब हमेशा प्राप्त होगा, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा प्राप्त होगा, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिए। तो ठीक है, इस प्रकार हमने जो है अम्ल और क्षारक के उन विशेष रासायनिक गुणों को पढ़ लिया जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपके NCERT की हमने हर एक लाइन को कवर किया, और ये जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको पूरा देख लीजिए, ठीक है, और इसको एक बार जो है नोट करके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए लोगों के पास और लाइक करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, जो कि आपके लिए बेहतरीन होगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। आइए मिलते हैं अगली क्लास में।